आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, आज इस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, वे संख्याएं जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कोष और उपकोष तथा कक्षक और इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा को व्यक्त करते हैं, उसे ही हम क्वांटम संख्या कहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि कोष अपन किसे कहेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है। इसे हम क्रमशः KLMNOP के द्वारा दर्शाते हैं। इसी प्रकार उपकोष क्या होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उपकोष के नाम क्या होते हैं, SPDF, ठीक है। और अगर हम बात करें कक्षक की बात करें, तो ये कक्षक किससे रिलेटेड होते हैं, उपकोष की। जैसे अगर हम बात करें कि एस उपकोष के कितने कक्षक होते हैं, तो एक ही कक्षक होता है, ठीक है। अगर हम बात करें पी उपकोष के कितने कक्षक होते हैं, तो 3 होते हैं, PX PY PZ। इसी प्रकार हम बात करें यदि कि डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, तो हम बता सकते हैं कि 5 कक्षक होते हैं, DXY DXZ DYZ DX का स्क्वायर माइनस Y का स्क्वायर एंड DZ का स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम बात करें कि कक्षक, तो इसे हम ओरिएंटेशन यानी अभिविन्यास भी कह सकते हैं। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी क्रमशः क्वांटम संख्या देते हैं। और आपको पता होगा कि जो क्वांटम संख्याएं होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। पहली होती है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या, तीसरी होती है क्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स भी कहते हैं, और लास्ट में चक्रण क्वांटम संख्या होती है, जिसे हम स्पिन क्वांटम संख्या कहते हैं। तो आइए क्रमशः इन क्वांटम संख्याओं के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से भी दिखाया गया है थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर, जैसा कि मैंने अभी जो बताया है आपको, तो ये देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर KLMNO, ठीक है, को अपन दर्शाए हैं, और इसको हम n = 1 2 3 4 द्वारा भी बताते हैं। यानी n = 1 है तो K, n = 2 है तो L, ठीक है। यहाँ पर देखिए चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार कोष जो मैंने बताया, SPDF, फिर उनके कक्षक के बारे में यहाँ पर, और F कक्षक आप जानते हैं कि जो कहने का मतलब F उपकोष होता है, उसमें कितने कक्षक होते हैं, 7 होते हैं, या इनका भी विन्यास 7 होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा ये तो क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोष के बारे में बताया गया है कि n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। यहाँ पर एनर्जी लेवल दिखाया गया है, ये देखिए यहाँ पर फिगर में, ठीक है। ये पूरे फिगर में यहाँ पर आपको बताया गया है, और उन्हें क्रमशः KLMN के द्वारा दर्शाया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्वांटम संख्या के प्रकार बताए गए हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, इसे हम स्मॉल n से दर्शाते हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या L, चुंबकीय क्वांटम संख्या स्मॉल m, और चक्रण क्वांटम संख्या को हम स्मॉल m से दर्शाते हैं। चारों जो क्वांटम संख्या है, इनके काम भी अलग अलग होते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या का काम क्या होता है, ये हमको जानकारी देता है मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा कि इलेक्ट्रॉन किस कोष में उपस्थित है और उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी। द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन कोष में उपस्थित किस कक्षक में है। अब आप इसे समझने की कोशिश करें, यानी इलेक्ट्रॉन कोष में तो घूम रहा है, लेकिन असल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो किस उपकोष में है। तो इस बात की जानकारी हमको कौन देता है, हमको देता है ये जानकारी द्विगंशी क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या हमने आपको बताया ही है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या हमको अभिविन्यास के बारे में, कक्षकों के अभिविन्यास के बारे में जानकारी देती है कि कोई जो उपकोष होते हैं वो उसके कितने कक्षक होते हैं, ये उसका अभिविन्यास क्या होगा। चक्रण क्वांटम संख्या यानी स्मॉल s, और ये कक्षक में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं, वो इलेक्ट्रॉन का चक्रण किस डायरेक्शन पे हो रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये हमें जानकारी चक्रण क्वांटम संख्या के द्वारा मिलती है। अब देखें यहाँ पर अब एक एक करके अब हम क्वांटम संख्याओं के बारे में एनालिसिस करेंगे। देखिए, मुख्य क्वांटम संख्या इसे स्मॉल n से दर्शाएंगे, और यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, नाभिक से दूरी और परमाणु के आकारों को दर्शाती है। बोर सोमरफेल्ड नाम के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने उनके मॉडल के अनुसार n क्या होते हैं, कोई पूर्णांक संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 आदि, ठीक है। यदि n = 1 है
तो अपन उसे क्या कहेंगे, अभी मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड पे मैंने बताया हुआ है आपको। तो n इक्वल टू 1 तो यानी कितना आएगा k कोस, n इक्वल टू 2 तो l कोस, n इक्वल टू 3 m कोस, n इक्वल टू 4 n कोस, n इक्वल टू 5 o कोस और n इक्वल टू 6 तो p कोस आएंगे। तो कोस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर ही है हम क्या करते हैं, मैजिक नंबर को भी फाइंड कर लेते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर आप देखिए इस लाइन को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर देखिए KLMNOP ये क्या है, कोस होते हैं। और आपको ये पता हो है कि किसी भी कोस में कितने इलेक्ट्रॉन उसे मूव करेंगे, उसकी क्या कैपेसिटी होती है, तो उसके आधार पर हम मैजिक नंबर को भी फाइंड कर लेते हैं। हम जैसे कि जानते हैं कि K कोस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, L में 8, M में 8, N में कितने 18, O में 18 और P में 32। तो इस प्रकार से 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये हमको एक सीरीज मिल गई, अंकों की एक सीरीज मिल गई। और इसी अंकों की जो सीरीज को हम क्या कहते हैं, मैजिक नंबर कहते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस मैजिक नंबर के द्वारा हम मोस्टली की जो आवर्त सारणी है, जिसे हम आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं, उसे हम इस मैजिक नंबर के द्वारा आराम से याद कर सकते हैं। यानी अगर हमको आवर्त सारणी याद करना है तो हम मैजिक नंबर का उपयोग करके आवर्त सारणी को बहुत ही सरल तरीके से पढ़ सकते हैं। आगे चलकर मैं आवर्त सारणी पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो उसमें आपको आवर्त सारणी कैसे याद करना है वो उसमें मैं बताऊंगा। अब देखें, बात करते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या की। बात करें यदि हम, तो द्विगंशी क्वांटम संख्या को आप सभी को पता है कि द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि इसमें ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये वाला जो टेबल देख रहे हैं, ये जो टेबल देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है ये वाला टेबल, कि यदि l का मान 0 है तो l का मान 0 है तो l का मान 0 होने पर कौन सा उपकोष का इंडिकेशन आएगा, तो ध्यान रखिएगा S उपकोष का इंडिकेशन आएगा। L की वैल्यू यदि 1 आती है तो कौन सा उपकोष आएगा, P आएगा। L का मान यदि 2 आ रहा है तो ये किस उपकोष को इंडिकेट करेगा, D को। L का मान यदि 3 है तो ये किस उपकोष को इंडिकेट करेगा, F को। L इक्वल टू 4 तो G, L इक्वल टू 5 तो H उपकोष को डिनोटेट करेगा, इंडिकेट करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, उसको प्लीज़ आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में उपस्थित है। इस बात की जानकारी द्विगंशी क्वांटम संख्या के सूत्र से हम निकाल सकते हैं। तो वो कौन सा सूत्र है, तो देखिए सबसे पहले नंबर आप ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर पर ये याद कर लीजिए। सेकंड नंबर पे ये फार्मूला जरूर याद करिए आप, L इक्वल टू 0 टू n-1। यदि मान के चलिए हमको L की वैल्यू को फाइंड करना है, कोई हमको उपकोष दे दिया जाता है और ये पता करना है कि इसमें जो कहने मतलब L की वैल्यू को फाइंड करना है कि इसका L की वैल्यू क्या होगी, तो हम फार्मूला वहाँ पर लगा लेंगे 0 टू n-1। अब यहाँ पर n क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या है। यदि हमें मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू पता है तो हम L की वैल्यू को बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो L की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो इससे ये पता चल जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी करंट पोजीशन कहाँ पर है, किस उपकोष में उसकी करंट की पोजीशन है। यानी वो इलेक्ट्रॉन S उपकोष में है कि P उपकोष में है कि D में है कि F में है, ये पता करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं L इक्वल टू 0 टू n-1। द्विगंशी क्वांटम संख्या को कक्षक कोणीय संवेग यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या के द्वारा कक्षक कोणीय संवेग का मान भी निकाल सकते हैं। इसके लिए हम ये जो तीसरा फार्मूला आप देख रहे हैं, कक्षक कोणीय संवेग इक्वल टू h/2π√L/L+1, इस फार्मूले को यूज करते हैं। इसके अलावा एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी मैं द्विगंशी क्वांटम संख्या के बारे में देना चाहूँगा। ये आप कह सकते हैं कि चौथा फार्मूला होगा हमारा, कि किसी को उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 2l+1 होती है। अर्थात किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद करने के लिए 2 × 2l+1 सूत्र की आवश्यकता होती है और इसी सूत्र की सहायता से हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि S उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, P उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, D उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है, F उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है। तो आखिर हाउ टू डिसाइडेड है ना, यानी इलेक्ट्रॉन इसकी संख्या इतनी ही होगी, तो इसको कौन बताता है, इस बात की जानकारी भी
द्विगंशी क्वांटम संख्या देता है। और उसको फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं 2 × 2l+1। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस फार्मूले में यदि हमें द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी एजीम्यूथल क्वांटम संख्या अगर हमको फाइंड हो जाती है तो हम आराम से जो है कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पर देखना चाहें एस ऑर्बिटल के लिए कि भाई एस ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन यानी पाए जाते हैं। तो देखें एस ऑर्बिटल के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि एल का मान अगर 0 है तो कौन सी कक्षक को बताएगा, एस कक्षक। तो एस कक्षक के लिए आप ध्यान रखिएगा हमेशा एस कक्षक के लिए एल का मान 0 होता है, पी कक्षक के लिए एल का मान 1 होता है, डी कक्षा के लिए एल का मान 2 होता है और एफ के लिए 3 होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एस ऑर्बिटल के लिए। देखिए यहाँ पर तो एल इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। पिछले टेबल पे आपने एल का टेबल देखा हुआ है, उसमें है ये। कैसे 0 आया पता है ना आपको, आप सभी को पता है ना कि एल इक्वल टू 0 कैसे आया। पिछली टेबल में आपने देखा हुआ है ना कि एल इक्वल टू 0 तो कौन से को उसको इंडिकेट करेगा, एस। एल इक्वल टू 1 तो किसी को इंडिकेट करेगा, पी। ठीक है, तो एल इक्वल टू 0 तो आप वैल्यू को पुट करेंगे फार्मूले में तो 2 इंटू है ना 2 इंटू 0+1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो एस ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार से आप आगे देखिए यहाँ पर पी ऑर्बिटल के लिए देखिए। तो पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी है, पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू अगर 1 है तो फार्मूले में जैसे ही आप एल की जगह 1 रखेंगे या कैलकुलेट करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या पता चल गया, पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार डी ऑर्बिटल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डी ऑर्बिटल के लिए, ठीक है, तो डी ऑर्बिटल में देखें आप कैलकुलेट कर रहे हैं और एल की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं 2, तो 10 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार एफ ऑर्बिटल के लिए 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। तो देखिए आपने क्या क्या सीखा यहाँ पर, आपने अगर द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी एजीम्यूथल क्वांटम संख्या अगर आपको समझ में आ गया है तो अपन आगे मैग्नेटिक क्वांटम संख्या को देखते हैं। देखिए मैग्नेटिक क्वांटम संख्या को हम स्मॉल m से दर्शाते हैं और मैग्नेटिक क्वांटम संख्या से हमें किन किन बातों की जानकारी मिलती है। देखें सबसे पहले नंबर तो चुंबकीय क्वांटम संख्या हमें ये बताती है कि किसी उपकोष का अभिविन्यास क्या होगा, यानी किसी उपकोष में कितने कक्षक होंगे। जैसे हम बात करें एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं तो 1, पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं 3 होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं तो 5 होते हैं। तो अगर हम बोलते हैं कि जैसे पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि पी उपकोष का जो अभिविन्यास होता है वो 3 होता है, पी एक्स पी वाई पी जेड, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं तो इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि डी उपकोष का जो ओरिएंटेशन होता है, अभिविन्यास होता है, वो 5 प्रकार का होता है, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर और डी जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो तो यहाँ पर कक्षक के जो है ना उपकोष में उपस्थित जो कक्षक हैं इन्हें हम अभिविन्यास भी बोल सकते हैं। तो इस बात की जानकारी हमें कौन देता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स देता है। इसके अलावा मैग्नेटिक क्वांटम संख्या जीवन जो प्रभाव होता है उसकी भी व्याख्या करता है। असल में देखिए तो जीवन जो प्रभाव होता है वो किससे रिलेटेड होता है, मैग्नेटिक फील्ड पे अगर जीवन रख दिया जाए स्पेक्ट्रम लाइन को तो कई लाइनों में डिवाइडेड हो जाती है, क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस के कारण होती है। ठीक है, इसलिए इस प्रभाव को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है और इसका एक्सप्लेनेशन जीमान नाम के साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है, अब अगर हमें जो है द्विगंशी क्वांटम संख्या मान के चलिए अगर हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है तो m की वैल्यू यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को फाइंड करना है तो हमें सबसे पहले नंबर ज़रूरी होगा कि हमको n की वैल्यू यानी मुख्य क्वांटम संख्या और विशेषतया हमको l की वैल्यू को पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम संख्या एजीम्यूथल क्वांटम संख्या पर निर्भर होती है, क्योंकि जब तक हमें l की वैल्यू पता नहीं होगी तब तक हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो m की वैल्यू को निकालने के लिए फार्मूला होता है -l। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए m की वैल्यू को निकालने के लिए कितना क्या होता है फार्मूला -l 0 + l। ठीक है, इसके अलावा चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा जो मैंने बताया कि अभिविन्यास निकाल सकते हैं कक्षकों का अभिविन्यास, तो उसके लिए फार्मूला होता है m = ध्यान रखिए ये देखिए यहाँ पर m = 2l+1। ठीक है, तो आपको अभी तक ये जितना भी मैंने पढ़ाया आपको समझ में आ रहा होगा। चलें
अब बात करते हैं कि यदि आपको पता करना है कि s ऑर्बिटल का अभिविन्यास कितना होगा या s उपकोष में कितने कक्षक होंगे, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो फार्मूला आप क्या लगाएंगे, m = 2l+1। ठीक है, तो जैसा आप सभी को पता है कि जब हम s उपकोष की बात करेंगे तो s उपकोष की जैसे ही हम बात करेंगे तो l की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो फार्मूला में जैसी वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या होगा, l = 0 रखेंगे तो 2 × 0 + 1, तो कितना आ गया, देखो कैलकुलेट करेंगे तो 1 आ गया। तो ये 1 क्या बताता है कि s जो उपकोष होते हैं इसमें कितने कक्षक होते हैं, एक कक्षक होता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे p ऑर्बिटल्स के लिए बात करेंगे। जैसे ही हम p ऑर्बिटल्स के बारे में बात करेंगे तो l की वैल्यू कितनी आएगी, 1। आपको पता होगा ना कि p ऑर्बिटल के लिए l का मान 1 कैसे आ जाता है, पहाड़ा आपने पढ़ा है ना, वहाँ पर टेबल जो मैंने बनाया था l का, कि l = 0 तो s ऑर्बिटल, l = 1 तो p ऑर्बिटल, l = 2 तो d ऑर्बिटल, l = 3 तो f। ठीक है, चले तो यहाँ पर m = आप यहाँ पर l = 1 रखेंगे p ऑर्बिटल के लिए, तो देखिए m = 2 × 1 + 1 = 3 आ गया। तो देखिए p जो कहने का मतलब p कोष जो होते हैं, ठीक है ना, p उपकोष जो होते हैं तो उसमें कितने कक्षक होते हैं, 3, px py pz। ये देखिए यहाँ पर हमने दिखाया भी है, ये देखिए px py pz। ध्यान रखिएगा px py pz जो होते हैं तो इन तीनों के लिए क्या होती है, वैल्यू पहले से फिक्स होती है, -1 0 +1। अगर हम -1 0 +1 यही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के द्वारा ये -1 0 +1 आया है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स का वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, -l 0 + l। तो उसी की बिहाफ में यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, क्योंकि p उपकोष के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, इसलिए जब हम l की वैल्यू को पुट करेंगे, ध्यान रखिएगा, अभी एक बार फिर से बता दें, देखिए m = ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, -l तो -1। ठीक है, फिर बोलेंगे 0, ये 0 और फिर क्या आ जाएगा, +1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर d ऑर्बिटल के लिए कितना आ जाएगा, तो m = 2l+1, तो d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, तो 2 × 2 + 1, तो m = कितना आ गया, 5। ध्यान रखिएगा 5 आ गया। तो देखिए d उपकोष का अभिविन्यास 5 होगा, dxy dyz dxz dyz dx² - y² और dz²। तो यहाँ पर देखें जो हमको 5 आया है, ठीक है, m = 5 आया है। तो आप जब वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है ना, जैसे आप सोचेंगे अरे भाई ये -2 कहाँ से आ गया, -1 0 +1 +2 कैसे आ गया, तो ध्यान रखिएगा, इसको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कैसे आया। जैसे मान के चलिए आप रखेंगे m = ध्यान रखिएगा m = ठीक है, अब जैसे फार्मूला लगाएंगे आप m = -l 0, ठीक है, m = जैसे फार्मूला लगाएंगे आप -l 0 + l, इस फार्मूले के द्वारा आया। तो l की वैल्यू कितनी है, d ऑर्बिटल के लिए 2, तो सबसे पहले नंबर लिखेंगे आप -2, फिर 0 और फिर +2। ठीक है, इस प्रकार से लिखा। अब आप इसको जो है -2 0 +2 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, -2 -1 0 +1 +2, यानी जिधर तरफ माइनस लगा है वहाँ तरफ हम घटेंगे और जिधर तरफ प्लस लगना शुरू हो जाता है उधर तरफ हम बढ़ेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर m = -2 0 और +2 आया, इसी को हम -2 -1 0 +1 और +2 के रूप में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बात करेंगे चक्रण क्वांटम संख्या की बात करेंगे। ठीक है, तो चक्रण क्वांटम संख्या बहुत ही इजी है, सीधे सीधे क्या बताता है चक्रण क्वांटम संख्या, कि इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर, है ना, इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर मूव करता है तो किस प्रकार मूव करेगा, वो क्लॉकवाइज करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज करेगा। क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है, उसे क्लॉकवाइज कहेंगे। ठीक है, उसे अपन क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज कहेंगे। और कहीं एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की जो विपरीत दिशा होती है। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखें यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यदि रोटेशन होगा तो उसकी जो वैल्यू होती है, उस इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है +½ होती है, और यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, -½ होगी। ठीक है, आगे चलें। अब कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं जिसके द्वारा हम थोड़ा सा अच्छे समझ सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैं क्वेश्चन दूं कि ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालिए। ठीक है, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए, फ्लोरीन लेना है, जो भी लेना हो आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए हमने ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया 1s2 2s2 और 2p4, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर हमको ये पता करना पड़ेगा भाई अंतिम कक्षक कौन सा है। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो हमको देखिए अंतिम कक्षक कौन है, ठीक है, 2p4 है, ठीक है, 2p4 है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसी में आएगा, ये तो है ना, कॉमन सी बात है। 1s2 2s2 में तो अंतिम कक्षक अंतिम कक्षक है नहीं, इसलिए इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं। तो अंतिम कक्षक कौन है, 2p4 है। तो जाहिर सी बात है इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो 2p4 में ही आएगा। तो देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन तो जानते हैं हुंड का जो नियम है ना, पहले क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में भरे जाएंगे। तो आपने एक इलेक्ट्रॉन जो 2p4 है तो उसमें आपने क्या किया, px py pz में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, और जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर भरेगा, px में भरेगा। देखिए तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर ये देखो एरो लगा हुआ है, ठीक है। तो अंतिम अर्थात 2p में जो स्थित चौथा इलेक्ट्रॉन है आपने उसे फाइंड कर लिया, और जैसे ही आपने उसे फाइंड किया तो आपने देखा कि 2p जो x है इसमें ये चौथा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, उसकी जो वैल्यू है कितनी होगी भाई, बताइए उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो उसकी वैल्यू होगी -1, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर किनारे भी लिखा हुआ है 2p4। 2p4 में ध्यान रखिएगा जो पूर्णांक संख्या हमेशा मुख्य क्वांटम संख्या को बताती है। फिर जो p है यानी p जो दिखा है वो यानी क्या बता रहा है, द्विगंशी क्वांटम संख्या को बताता है, l=p यानी l=1। ये देखिए यहाँ पर आ गया, ये देखिए। अब बच्चा m की वैल्यू को फाइंड करना है। तो m कितना आ जाएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -1 आ जाएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू कितनी आएगी, -1 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी px की जो पूरी वैल्यू है, जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगी उसकी वैल्यू -1 रहेगी, लेकिन हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं इसलिए -1 होगी। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आप देखिए, तो फिर क्या हो जाती, -1 -1, तो अपन को यहाँ पर -2 मिल जाता, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है -1 हो गया। इसी प्रकार जो है यहाँ पर जो है s निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर s जैसे निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर आप देखिएगा, इसकी जो वैल्यू है ये यहाँ पर कितनी हो जाएगी, s = 1/2, s कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर डिटरमाइन कर लेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिए जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो हमें किस फॉर्म पे दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज टाइप में दिख रहा, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो -½ होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार हम एक्सरसाइज करते रहेंगे और ये हमारा जो क्वांटम संख्या है क्लियर होता जाएगा। इसी प्रकार ऑक्सीजन में उपस्थित आप 6 इलेक्ट्रॉन को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, तो 1s2 2s2, ठीक है, और 2p4। अब इसमें आप छठवें इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो 4, यहाँ पर देखिए 2 2 4, पाँचवा इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा 2px में, ठीक है। और जो छठवां इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर गया, 2py में गया, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 6 जो इलेक्ट्रॉन है इसमें है, तो बात इसकी करेंगे तो n = 2 आ जाएगा, ठीक है। 2p को अच्छे से देखिए, ठीक है। तो l = p आ जाएगा, p का मतलब सीधे l = 1। तो यहाँ पर m = कितना आ जाएगा, py के लिए कितना आएगा, देखिए 0 लिखा हुआ है, ये देखिए 0। तो इसलिए m की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, बीचों बीच स्थित है और बीच में जो वैल्यू होती है वो कितनी होती, 0 होती है। तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल होंगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, ठीक है, उन सभी की जो वैल्यू होगी ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी, इसलिए m = 0, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर s = कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन है उसकी घूमने की दिशा कैसी है, क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर +½ हो जाएगी, और यहाँ पर कितनी थी, -½ थी। तो यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के आधार पर हम +½ और -½ को डिटरमाइन करते हैं। तो आई होप आपको ये क्वांटम नंबर्स समझ में आया होगा, आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा, ठीक है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो पर अपन मिलेंगे, तब तक के लिए आप वीडियो को बार बार देखते रहिएगा,
2-3 बार जैसे ही आप देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।